बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, हम कर रहे थे हमारे बेसिक क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने हमें अलॉट किया था, हमने उसको सॉल्व करके देखा था। उसकी केस स्टडीज बच गई हैं, बट उससे पहले मैं आपके लिए, जैसा मैं प्रॉमिस कर रहा था बार बार, कि लेकर आऊंगा आपका एनालिसिस ऑफ पेपर। मतलब एक ऐसा पैटर्न हमें समझना होगा कि हमारे मैथ्स का पेपर कैसा आता है। यदि हमने ये समझ लिया, हम हर चीज को बारीकी से देखना सीख गए, तो पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी पेपर को देने जाने के लिए आपको सबसे पहले उसकी गाइडलाइंस पढ़ लेनी चाहिए। जैसे कि पेपर देने के लिए आपको आपके एडमिट कार्ड्स को लेके जाना है। मैथ्स का पेपर है तो ज्योमेट्री बॉक्स कंपलसरी आपको लेके जानी होती है। भले अभी तक आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हो जिसमें आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी हो, बट फिर भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी आप मैथ्स का पेपर देने जाएं तो दो चीजें हमेशा कंप्लीट रखें। पहला, अपने जो आपके एडमिट कार्ड्स होते हैं उनको बहुत तरीके से रखा करें, क्योंकि वो आपके हर बार सेंटर पे हर दिन देखा जाता है। दूसरी चीज जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है मैथ्स के पेपर के लिए ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में हर वो चीज होनी चाहिए जो मैथ्स के पेपर में आपको काम आएगी। 2 पेन, 2 पेंसिल्स, शार्पनर, इरेजर, एवरीथिंग जो भी आपको मैथ्स के पेपर में देखने को मिलती है, रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीजें आपको चाहिए। ठीक है। अब पेपर में आपको टाइम से पहले पहुंचने की आदत हमेशा होनी चाहिए। मैं कई बच्चों को देखता हूं पेपर में बिल्कुल भागे भागे लास्ट के 2 मिनट में भाग रहे हैं। यदि बेटा आपने अपना टाइम मैनेजमेंट करके आप पहले टाइम से पहले नहीं पहुंचते पेपर देने, तो होगा क्या, आपके मन में एक अजीब सा डर क्रिएट हो जाएगा, और ये डर आपको पेपर में बैठने के बाद भी कई देर तक आपके अंदर जो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता रहता है वो आपको बहुत देर तक कंट्रोल नहीं होने देगा। तो आपका पेपर का कुछ टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। जबकि आपको पता है मैथ्स के पेपर में अक्सर बच्चों का लास्ट में आता है कि सर बड़े क्वेश्चन छूट गए। तो वो क्यों है? क्योंकि आप स्टार्टिंग से टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो मैथ्स के पेपर में करने जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप पेपर के लिए टाइम से पहले लगभग आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले पहुंच जाए, ताकि आप आसपास के लोगों से थोड़ी बात करें तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स करे। ऐसे लोगों से ना मिले जो आपको डिमोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लोगों से मिले जो आपको एंथुजियाज्म भरे, आपके अंदर एक पावर कॉन्फिडेंस भरे कि हाँ यार ये सारी चीजें तो मेरे को करनी भी थी या मैंने कर ली, तूने भी कर ली, बहुत अच्छी बात। ऐसे लोगों से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैथ्स के पेपर में जाते ही जब आप 15 मिनट आपको कॉपी के या पहले कॉपी मिल जाएगी, तो आपने कॉपी में आपको क्या करना है वो भी समझा देता हूं। देखो, जब आपको कॉपी मिलेगी ना, तो आपको एक काम करना है। देखो आपको क्या करना है, जैसे आपको ये शीट मिलेगी, सबसे पहले तो मैथ्स की कॉपी में आपको एंट्री फिल कर लेनी है बहुत तरीके से। हर वो बेसिक इंक्वायरी जो वो आपसे मांग रहा है उसको बहुत तरीके से, अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, या ऐसी जितनी भी डिटेल्स वो आपसे मांग रहा है सारी बहुत ध्यान से भरें। इसके लिए टाइम, डेट, डे क्या है, 11 मार्च को हमारा पेपर डिसाइड हुआ है सीबीएसई का, तो 11 मार्च को क्या है, ट्यूसडे है, थर्सडे है, ये सब देख के बहुत तरीके से जाए। ठीक है, अब ये पहला पेज आपने फिल कर लिया है। इसके बाद अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, देखो ध्यान से। आपको जैसे इस तरह की कॉपी मिलेगी, अब इस तरह की कॉपी में ये इस तरह से ओपन होती है, 1 पेज, 2 पेज। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले कॉपी पे क्या होता है, स्टैपल लगा होता है इस साइड पर। तो जितना स्टैपल लगा हुआ है, आप सबसे पहले उस कॉपी को उतना फोल्ड करेंगे। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए। ऐसा फोल्ड करके आप इसको इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए। इसके उल्टा ऐसा करने के बाद आप इसको उल्टा साइड भी कीजिए, रिवर्स साइड। ठीक है, अब होगा क्या, जब जब आप इस कॉपी को खोलेंगे तो आपको लेफ्ट पेज या राइट पेज इस तरह से ये एक्स्ट्रा नॉच निकल जाएगी आपके पेपर में, और आपके पास एक एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाएगा, जिससे आपको बार बार फोल्ड करने की दिक्कत नहीं आएगी। हर पेज पर आपकी कॉपी राउंड राउंड रहेगी। देखना कई बच्चे आपके इन चीजों से भी परेशान रहते हैं। अब आप इसको बीच में वो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो देखो अंदर घुस गया है, और आपको इन दोनों साइड पे लिखने के लिए जगह मिल गई है। आप यहां आराम से लिखिए, आप यहां आराम से लिख लीजिए। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना होता है वो क्या करना होता है बच्चों की, जैसे आपको जो कॉपी मिलेगी उसके आप यहां पर एक मार्जिन लाइन खींचते हैं हमेशा। इसमें आप लिखते हैं क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2, जो भी आप लिखते हैं। तो यहां तो आप क्वेश्चन के लिए लाइन खींचते हैं। मैथ्स की कॉपी में सबसे अच्छा काम होता है, जो राइट साइड का पोर्शन है उसमें कुछ सेंटीमीटर, अराउंड 2 या 3 सेंटीमीटर के बराबर हर पेज पर इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए। इसको हम रफ वर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रफ वर्क के लिए यूज किया जाता है।
इससे होगा क्या, आपके पेज के जो बुक के जो 40 पेज मिलेंगे आपको, कॉपी के जितने भी पेज मिलते हैं, उन सारे पेजेस का लास्ट पेज, कई बार बच्चों को स्पेस नहीं मिलता है क्योंकि बीच में बहुत कचरा कर जाता है, तो लास्ट पेज आप ऑलरेडी कचरा कर चुके होते हो। ऐसा ना हो इसलिए हर पेज पर आपको क्या करना होता है बच्चों, कि आप इस तरह से रफ पेज की पहले से लाइन बना दें, और ये सब काम आप तब करेंगे जब आपको कॉपी मिल जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, ये मार्जिन लाइन खींचना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका क्वेश्चन नंबर अलग से दिखे। अदरवाइज यदि आपने जैसे यहाँ क्वेश्चन 1 लिखा है और इसके बाद ये सॉल्व करते 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 आप यूं लिखने लग गए तो क्वेश्चन नंबर ही छुप जाएगा, और टीचर को ऐसे में गुस्सा आता है कि यार आप तरीके से क्वेश्चन नंबर नहीं लिख सकते, इसलिए एक मार्जिन लाइन खींच दीजिए। अब आप यहां लिखेंगे अगली लाइन से, उसकी अगली लाइन से यहां, तो क्वेश्चन नंबर अलग से चमक जाता है। ठीक है, चलो, तो ये तो ही इस तरह की बेसिक डिटेल्स जो आपको काम आएंगी। ठीक है, तो इससे आपके जितने भी पेजेस मिलेंगे उसका लास्ट पेज भी आपका बचा रह जाएगा यदि आपने साइड में रफ वर्क के लिए स्पेस यूज कर लिया है तो। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की बारी। जब आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। जैसे पेपर आपका जो है 3 घंटे का है, तो आपको कितने घंटे मिलेंगे पेपर करने के? 3 घंटे। ठीक है, आपके पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का पेपर है आपका। ये छोटी डिटेल्स आपको याद है, पर एक बार पढ़ने से हमें श्योरिटी हो जाती है कि ठीक है। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शंस। किसी भी पेपर में ये इंस्ट्रक्शंस वैसे यूजुअली कॉमन ही होते हैं, पर यदि नहीं भी हो तो आप देखिए कि आपका पेपर किस तरह से डिवाइडेड है। चलो, आज हम पेपर डिवाइड को भी समझ लेते हैं कि कैसे कैसे डिवाइड होता है। मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में आपके 5 सेक्शन है, ए बी सी डी एंड ई, 5 सेक्शंस होंगे। हर सेक्शन में क्या है, पहले सेक्शन ए में पहले 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनको हम एमसीक्यूज भी बोलते हैं, और इनके हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स होगा। ठीक है, इनके 1-1 मार्क्स होंगे। ओके, देन सेकंड बोल रहा है कि सेक्शन बी जो है वो 5 शॉर्ट आंसर्स है जिसके 2 मार्क्स होंगे। अब 2 मार्क्स का मतलब हो जाता है, देखो इसमें तो आपको ए बी सी या डी लिखना है, बस इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा यदि ए सही है और आपका ऑप्शन भी ए ही लिखा हुआ है, तो इसमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता। ठीक है, बी वाले सेक्शन में हमें सॉल्यूशन दिखाना है क्योंकि अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, पर क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स का है तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 पेज भरने की सोचूंगा। 1 साइड ऑफ अ पेज, पूरे दोनों साइड भी नहीं, 1 साइड ऑफ अ पेज। इससे ज्यादा मेरा यदि क्वेश्चन जा रहा है तो फिर मेरे को कुछ स्टेप्स कम कर देनी चाहिए। फॉर्मूला कम नहीं करूंगा, बट फिर भी कुछ चीजें मैं कम करके उसको 1 पेज में लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का मतलब लगभग 2 से 3 पेज इसमें आएंगे यूज। इसमें आपको इतने पेजेस यूज आएंगे तो कोई डरने की बात नहीं है। क्लियर? इतना आपको करना पड़ेगा, 2 पेजेस में हो जाता है। यदि आप कहीं पे शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, कोई कैलकुलेशन खा सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में मत खाइएगा, फॉर्मूले को हमेशा बकायदा ब्रैकेट में भर के रखिए। अच्छा, ये सारी डेकोरेशन भी कब कर रहे हैं वो भी समझाऊंगा। तो ये 3 मार्क्स का आपने कर दिया। इसके बाद आपका सेक्शन डी होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो अब यदि हम ध्यान से देखें तो एक बात देखिए, यदि हम सेक्शंस की वैल्यू देखें तो सेक्शन ए हमारा 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी हमारा 10 मार्क्स का है, ये हमारा 18 मार्क्स का है, सेक्शन डी हमारा 20 मार्क्स का है वापस से, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा 12 मार्क्स का होगा। 4 3 12। तो इस तरह से इसके बाद सेक्शन ई आ जाता है जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे और उसकी टोटल वैल्यू 4 नंबर होगी पर क्वेश्चन। तो कितने हो गए टोटल? 12। एक बार सम कर लीजिए, 20 30 40 50 60 70 और 80, तो 80 नंबर का पेपर। और मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में सेम सब्जेक्ट का फर्क नहीं पड़ेगा, सब में सेम ही आना है, सब में सेम ही आना है। तो पहले 20 क्वेश्चन सब में न्यू टाइप आएंगे। सेकंड क्वेश्चंस ये होते हैं एसएसटी या किसी और सब्जेक्ट में आपको इसमें डिटेलिंग में 1 से 2 पेजेस लग सकते हैं, इसमें 2 से 3 पेजेस भरने होते हैं, इसमें लगभग 3 से 4 5 पेजेस तक ये क्वेश्चन जा सकता है। ये डिपेंड करता है डिटेल्स पर। अब एनसीईआरटी आपको किस तरह से सिखाती है, आपका सीबीएसई स्कूल कैसे सिखाता है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर कट टू कट देना होता है ताकि आपका मार्क्स में टीचर को ये ना लगे कि यार इसने बिना वजह की चीजें लिखी है और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए सेक्शन और 80 नंबर्स की बात। अब इसके बाद क्या बोला है, मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में क्या बोलता है, जो सेक्शन ई आता है ना, इसमें भी स्पेसिफिक एक बात बोली गई है कि 4 नंबर भी बांटे हुए हैं। कैसे बांटे हुए हैं उसने बोला है, हर क्वेश्चन के 3 सब पार्ट है।
जिसमें एक और 2 नंबर के 3 पार्ट हुए। कोई क्वेश्चन जो उसके 3 सब पार्ट है उनमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक और क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक और क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होता है वो बता दिया जाएगा। नॉर्मली अभी पेपर दिखाएंगे तो आपको समझा दिया जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कंपलसरी क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं है। 37 और 38 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो सारे कंपलसरी, तभी जाके आपके 80 में से 80 स्कोर होगा। और वाला केस क्या करता है बेटा, आज की तारीख में और 37 में ही 2 क्वेश्चन डाल देगा। एक क्वेश्चन यहां लिखा होगा, एक क्वेश्चन यहां लिखा होगा, तो 37 में 2 क्वेश्चन होंगे यदि ऑप्शन में दे रहा है तो वही 2 क्वेश्चन होंगे, उसी में से कोई एक करना है। पर ऐसा नहीं है कि आप 37 और 38 में से किसी को ऑप्शन में समझ लें। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद और क्या बोल रहा है, ये मार्क्स बता ही दिए। एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। सेक्शन ई के इंटरनल सब पार्ट में एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स के वाले में आपको एक इंटरनल चॉइस दे रखी होगी। ठीक है, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, अब रंग रोगन की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा जब मैथ्स का पेपर करने जाता है तो कई तरह के पेन, पेंसिल और ये सब यूज करता है। किसी भी मैथ्स के पेपर को करते टाइम 2 बातें ध्यान रखना। किसी भी तरह का डायग्राम यदि आपको बनाना है या ग्राफ बनाना है, ठीक है, किसी भी तरह की इस तरह की चीजों को आप पेंसिल से ही बनाएंगे, ये बात ध्यान रख लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके नंबर काटने का उसको पूरा अधिकार होता है। तो डायग्राम यदि आप पेंसिल से नहीं बनाएंगे, डिटेलिंग नहीं करेंगे, डायग्राम बनाने में डिटेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटेलिंग बहुत तरीके से कीजिए किसी भी क्वेश्चन की। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया है कोन का, ये कोन बनाना था मुझे, मैंने पेंसिल से बना दिया। अब इसके बाद यदि मुझे इसकी हाइट दे रखी है तो मैं इस तरह से हाइट ड्रॉ करूंगा कि h इसकी 24 दे रखी है। क्लियर? यदि मुझे स्लंट हाइट दे रखी है तो मैं ऐसे L लिखूंगा टेढ़ा, और उसकी वैल्यू जैसे मुझे 25 दे रखी है तो मैं ऐसे लिखूंगा टेढ़ा। यदि स्लंट हाइट की बात की जाए तो एक चीज अलग होती है, हाइट अलग होती है। तो मैं डिटेलिंग में ध्यान रखूंगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूं। इसकी रेडियस की बात करी जाती है तो r इजिकल्स टू 2 दे रखी है, 5 दे रखी है, जो भी दे रखी है मैं ऐसे लिखूंगा। समझ गए? समझ गए? मतलब जितना आप डिटेलिंग डायग्राम्स में कर देंगे उतना कम आपको मेहनत उसके गिवन में करने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ डायग्राम पर लेबलिंग करने के साथ साथ वर्टेक्सेस को नाम भी दीजिए, जैसे ए बी, इसका सेंटर है उसको ओ नाम दे दीजिए। ठीक है, यदि आपको डायमीटर या इस तरह की और कोई जानकारी रिक्वायर्ड है तो उसको भी नाम दिया कीजिए। कहीं भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को नाम दिया कीजिए, इससे आपकी डिटेलिंग अच्छी हो जाती है और वो समझता है कि आपने हर क्वेश्चन तरीके से लिखा है। जितना क्वेश्चन पेपर करते टाइम, चेक करते टाइम एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन पे देखना कम पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर पे बार बार ना देखकर वो आपकी कॉपी से ही सारी चीजें डिटेलिंग सेम मैच कर लेता है, तो यकीन मानो उसका मन खुश हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखो कि क्वेश्चन पेपर को इस तरह से लिखा जाना चाहिए आपकी आंसर शीट में कि क्वेश्चन पेपर को उठाने की जरूरत ही ना पड़े। जितनी डिटेलिंग क्वेश्चन में है वो सारी की सारी आपके कॉपी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। क्लियर? तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। कलर रोगन की बात करें तो एक बात ध्यान रखना कि कभी भी फॉर्मूला लिखो प्लीज उसको हाईलाइट करो। हाईलाइटर का यूज नहीं करना है, सिंपल आप बॉक्सेस का यूज करिए और वो आप पेन से कर दीजिए। जैसे फॉर्मूला लिखा आपने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया की हम यदि बात करें तो 6a² वेयर a इज इक्वल्स टू साइड। तरीके से लिखिए कि a² है, 6a² हम लिखते हैं और उसमें a जो होती है साइड को डिनोट किया जाता है। तो फॉर्मूला तरीके से लिखिए, बॉक्स के अंदर भर दीजिए। इस तरह की छोटी छोटी डिटेलिंग आपको करनी होती है। ठीक है, चलो। तो रंग रोगन के बारे में ज्यादा मैथ्स के पेपर में ऐसा नहीं 4 कलर के पेन यूज करने, आपको ब्लू कलर का पेन यूज करना है, वो भी जेल यूज नहीं करना है, क्योंकि कई बार इंक धुल जाएगी, कुछ पानी में नहीं गिर गया तो इंक धुल जाएगी और नुकसान हो जाएगा, पूरी कॉपी का इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो बॉल पेन का यूज कीजिए। ज्यादा करें तो आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, वैसे तो वो भी प्रोहिबिटेड ही माना जाता है, पर आप यदि करना चाहें तो ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। रेड पेन का यूज कतई ना करें। पेपर में एक बात ध्यान रखना, रेड पेन का यूज ना करें, कम से कम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में 2 पेन तो रखना है। ठीक है, रिफिल्स चेक कीजिए, 2 पेन का हमेशा कंपलसरी रखना होता है, ताकि आपका एक पेन खराब हो जाए तो दूसरा यूज कर ले, आप मांगना ना पड़े। ठीक है, और स्केल हो सके तो स्केल और इस तरह की सारी चीजों का ध्यान रखें। अब ये सारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है।
मैथ्स का पेपर जो आप कभी भी कहीं भी देंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन यहाँ आते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। इसको सेक्शन ए बोला जाता है। फिक्स है 21 to 25 तक के क्वेश्चन सेक्शन बी के होते हैं। 26 to 31 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सेक्शन सी के काउंट होते हैं। इसके बाद 32 to 35 क्वेश्चन आपके सेक्शन डी के काउंट होते हैं। और 36, 37, 38, 36, 37 और 38 ये 3 क्वेश्चन आपके केस स्टडी के आएंगे हर सब्जेक्ट में। तो पैटर्न फिक्स है, क्वेश्चन नंबर फिक्स है। यदि आपने एक पेपर भी दिया तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये इसी ऑर्डर से चलना है। क्लियर? चलो, तो ये तो होगी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं अपन जैसे ही। अच्छा, इसमें एक इंफॉर्मेशन छूटी हुई है, वो भी ध्यान रखें। ड्रॉ नीट फिगर वेयर एवर रिक्वायर्ड। देखो उसने भी बोल दिया कि जहां जहां फिगर की रिक्वायर्ड है, जैसे आपका चैप्टर 6 में रिक्वायर्ड है, ट्राइंगल्स है, रिक्वायर्ड होगा ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर 7, उसमें रिक्वायर्ड होगा। टिग्नोमेट्री है, यदि टिग्नोमेट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर फिगर रिक्वायर्ड है तो आप वहां भी बनाए। नहीं है, जैसे ट्राइंगल से रिलेटेड पूछ लिया साइड बेस, तो वहां बनाइए। तो चैप्टर 8 में रिक्वायर्ड है, चैप्टर 9 में भी रिक्वायर्ड है, सर्कल वाले 10 चैप्टर में रिक्वायर्ड है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 11 चैप्टर में रिक्वायर्ड है, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर 12 इसमें रिक्वायर्ड है, स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, प्रोबेबिलिटी में नहीं है। 6 से पहले यदि देखें तो फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, पॉलिनोमियल के केस में रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन, यदि उसमें वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आ गई है। चैप्टर 3 में यदि वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है और उसमें जैसे स्पीड वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो आपको वहां भी रिक्वायर्ड होगी डायग्राम की। क्वाड्रेटिक में यदि वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है और वहां पर बना सकते हो तो वहां बनाना पड़ेगा। 5 EP का है, उसमें भी देख लीजिए वर्ड प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें डायग्राम बनाया जा सकता है तो बनाइए। पर इन चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको डायग्राम कंपलसरी बनाना होता है, नहीं बनाएंगे तो आप ही के नंबर काटे दिए जाएंगे। ठीक है, आप टीचर को मौका देंगे, जितना आप मौका देंगे वो उतना ज्यादा क्वेश्चन काटेगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज बोल रहा है, जब तक बोला ना जाए पाई की वैल्यू 22/7 ही रखिए। टेक पाई एज 22/7 wherever required if not stated। यदि बोला नहीं गया, बोला क्या जाएगा, पाई की वैल्यू आप 3.14 रख दो। क्वेश्चन बोल देगा तो वहां 3.14 रख देंगे। और यदि आपसे नहीं बोला गया है तो पाई की वैल्यू 22/7 ही आपको यूज करनी होती है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो हर बच्चे को मैथ्स के पेपर में याद होने चाहिए। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन की बारी। अब देखो सेक्शन ए जिस तरह से आएगा उसमें हर क्वेश्चन का मार्क्स उसके राइट साइड पे दिया होगा। जैसे आप किसी भी होटल में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले आपको रेट कार्ड भी मिलता है कि भैया आप शाही पनीर ऑर्डर करना चाहते हैं, इसकी हाफ प्लेट 150 रुपए की है और फुल प्लेट 300 350 कुछ की है। तो वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने जो क्वेश्चन करना है उसका क्या करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चा एक गलती जो हमेशा करता है वो क्या करता है, क्वेश्चन 1 डालेगा और जैसे उसका आंसर XY² आ रहा है तो क्या करेगा, आंसर लिखते टाइम ऐसे लिखेगा, आंसर 1XY²। नहीं, ये गलत हो गया। टीचर को जब मिलता है तो वो दोनों मिलता है, B भी मिलता है और XY² भी मिलता है। पर यदि आप अपना, जैसे मैंने लास्ट डे पर ही कल राइट में कॉपी चेक कर रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि वो बच्चे जो सिर्फ आपका XY² लिख के आ जाएंगे उसके लिए, क्योंकि टीचर को होता क्या, ऑप्शन मिलते हैं BACD, तो वो यही वेरीफाई करता है। अच्छा आपने B लिखा है, बहुत सही, मिल गया आपको 1 नंबर। पर यदि आपने उसको XY² कर दिया और वो आपके नंबर नहीं काटना चाहता तो वो मेहनत करने जाएगा कि देखो यार XY² कौन सा ऑप्शन है, फिर वो उस ऑप्शन के हिसाब से B आ रहा है क्या, मेरा आंसर क्या था, वो सब मैच करने में उसको हेक्टिक लगता है कई बार। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि यदि आप XY² लिखना चाहते हैं आंसर 1, जैसे आपने यहां 1 डाला और आप इसमें लिखेंगे XY², तो आप ये लिख सकते हैं। पर इससे पहले आपको क्या करना है, पहले इस पे लिखना है B, आंसर क्या है B। फिर आप चाहें तो ऑप्शनली होता है XY² भी लिख दें। वैसे मेरा हमेशा मानना होता है कि आप ये दोनों चीजें लिखें, B भी लिखें, XY² भी लिखें। हालांकि करेक्ट वो इसी को मानेगा, इसको नहीं कंसीडर करता है, बट फिर भी आप इस ऑप्शन पर ये जरूर लिखना होता है और ये भी लिख दें तो बहुत बढ़िया, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना
चलो अब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखते जाएंगे। अब कोई बच्चा सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम बनाने बैठ जाए, किसी भी क्वेश्चन में गिवन डायग्राम को आपको पहले 20 क्वेश्चन तक कोई डायग्राम नहीं बनाना, आपको सिर्फ एक लाइन से ऐसे करना है। देखो मैं बता दूं, ऐसे आएगा, आप मार्जिन लाइन खींच के इधर लिखा हुआ है आंसर 1, इसका आएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है एक्स वाई स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख दीजिए, खत्म। आंसर 2, सी आंसर है उसका ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, तो बस आपको ऐसे करता है। आंसर 3, डी ऑप्शन है स्मॉल कैपिटल जो भी है उस हिसाब से आप लिख दीजिए, और उसका जो भी है जैसे 17 यूनिट आ रहा है, 17 यूनिट्स, तो ऐसा आपने लिख दिया। बस ऐसा करना है, क्लियर। इसमें ऐसा डिटेलिंग करने मत लग जाना कि सी आया कैसे, वो उसको रिक्वायर्ड नहीं है, उसने आपको सिर्फ ऑप्शन दिया है कि बता दो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी से बच्चे पास हो जाते हैं। वो बच्चे जो कहते हैं ना कि मैथ्स फेल हो रहे हैं, वो यहां से पास हो सकते हैं बड़े आराम से। आपको सिर्फ सही ऑप्शन टिक करना है, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, और इसके लिए आपको मेहनत भी कम करनी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इस तरह से अपना ऑप्शन लिखें और प्लीज कचरा ना करें। अच्छा, इसमें भी एक अच्छी बात बताता हूं, कई बार क्या होता है आपको आंसर 5 आता है, आंसर 5 का जो है ऑप्शन ए है, तो बच्चा क्या करता है इन दोनों के बीच का क्वेश्चन 4 भूल ही जाता है, फिर बाद में वो आंसर नंबर 4 लिख के ए लिखेगा, गलत हो जाता है। पहले 20 क्वेश्चन आपको एक लाइन में ही अटेम्प्ट करने हैं, यदि नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहां पर स्पेस छोड़ दीजिए कि आपको नहीं पता है, तो आप यहां क्या करेंगे आंसर 4, और आपने 4 के लिए स्पेस छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर 5 पे आ जाइए, और आप 5 का आंसर आपको ए पता था, आपने लिख दिया। ऑर्डर चेंज ना करें, पहले 20 क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का ऑर्डर चेंज करना आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसका चेक करने का तरीका यदि उसने बदल दिया, आपने उसको ऑर्डर मैच नहीं करवाया, तो दिक्कत हो जाएगी। पहले 20 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, हर सब्जेक्ट में ध्यान रखें, ऑर्डर से 1 से लेकर 20 तक के आंसर्स लाइन से लिख दें, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, और जो आपको सही ऑप्शन लगे वो लिखते जाइए, ठीक है। तो यहां तक के पहले 20 क्वेश्चन करने का तरीका तो ये होता है। अब जैसे आपका ये सेक्शन ए खत्म होगा, आप इस पे मेंशन कर सकते हैं सेक्शन ए, इसके बाद अगला पेज लीजिए, फिर उस पर लिखिए सेक्शन बी। अच्छा, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सेक्शन ए जैसे मिड पेज में खत्म हुआ है, यहां पर 20th क्वेश्चन लिखा आपने, तो अब आपको पेज चेंज करना, नहीं, जरूरी नहीं है। यदि आपका मिड में कहीं खत्म हुआ है तो आप इसके नीचे एक लाइन छोड़ के सेक्शन बी लिख दीजिए, सेक्शन बी लिख दीजिए, और उसमें आपको कोई और डिटेलिंग नहीं करनी है। हाँ, मैं एक कॉपी चेक कर रहा था, उसमें उसने सारी चीजें लिखी कि ईच क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन हैज बीन गिवन 2 मार्क्स टू यू, 2 नंबर दे रहा है, वो तो उसको भी पता है, आपको सिर्फ ये लिखना है सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 121 डालेंगे। अब यहां से ऑर्डर मैच करना जरूरी नहीं है। मान लो सेक्शन बी का पहला ही क्वेश्चन 21 मुझे नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, 2 तरीके हैं मेरे पास करने के लिए। पहला, मुझे पता है कि इसका 1 से 1.5 पेज खत्म होता है, तो मैं यदि बी के लिए पेज छोड़ना है तो पूरा 1 पेज छोड़ दूंगा आगे पीछे का मिला के, ठीक है। और सही तरीका होता है, जैसे मुझे 21वां क्वेश्चन ही नहीं आता तो मैं सीधा 22वें क्वेश्चन से 22nd क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, तो मैं 21 से चालू करूं चाहे 22 से, मेरे ऊपर है। जो मुझे पहले आता है मैं वो पहले करूंगा। नॉर्मली 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन आपको सारे आएंगे, बट जो भी पहले अच्छे से आता है उसको पहले कर दीजिए। तो 22 करिए, फिर 23 करिए, फिर 25 कर दीजिए, यदि 24 भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बारी उस क्वेश्चन की जो आप छोड़ के आ गए, 21। अब यदि आपको अभी भी 21 के दिमाग में नहीं आया, आपके दिमाग में कि कैसे सॉल्व करना है, तो अब आपको पेज छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी सेक्शन के कोई भी क्वेश्चंस एक साथ होने बहुत जरूरी है, ऑर्डर में ना हो। एक सेक्शन ए को छोड़कर बाकी सारे सेक्शन के क्वेश्चंस ऑर्डर में ना हो तो भी चलेगा, बट होने कैसे चाहिए, एक ही साथ होने चाहिए, ताकि उसको ऑर्डर मैच ना हो। सोचो आपने सेक्शन सी कर रहे हो, उसमें अचानक से आपने 24वां क्वेश्चन डाल दिया, तो वो क्या होगा, उसके लिए ऑर्डर मैच करना बहुत दिक्कत हो जाएगा, उसके दिमाग में फिर वापस पीछे जाएगा, तो वो दिक्कत करता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए सेक्शन सी के क्वेश्चंस के टाइम पर सेक्शन बी या ए सी डी का कोई क्वेश्चन और नहीं आना चाहिए, सेक्शन सी के टाइम सेक्शन सी के क्वेश्चन होने चाहिए। तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको थोड़ा सा नीचे लीजिए और उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, यदि आपको अभी भी नहीं आया तो। क्वेश्चन पेपर करते टाइम हमेशा सेक्शंस का ध्यान रखिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, इनफ है स्पेस। मैं इस क्वेश्चन को नहीं आता है तो मैं 2 पेजेस छोड़ दूंगा, 2 पेजेस मतलब
एक आगे पीछे का मिला के एक पेज छोड़ दूंगा, या मैं उसको दो साइड बोलता हूं, इसलिए दो पेजेस छोड़ दूंगा आगे पीछे का मिला के। क्वेश्चन इसके बाद 21 के बाद 24 भी मुझे नहीं आता, तो मैं उसके लिए भी दो पेजेस छोड़ दूंगा। ठीक है, हो गया। तो 21 और 24 ये दो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, मैंने इसके लिए दो दो पेज छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग आवर चल रहा है, और यदि इस वक्त मैंने अपने उन क्वेश्चंस पे दिमाग लगाना चालू कर दिया जो मुझे नहीं आते हैं, तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद में अब सेक्शन सी लिखूंगा नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर मैं सेक्शन सी लिखूंगा, और सेक्शन सी लिखकर सेक्शन सी के जो भी क्वेश्चन मुझे आते हैं 26 to 31 वो उनको करना चालू करूंगा। और यदि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए 3 पेजेस या 2 पेजेस छोड़ दूंगा मुझे, ताकि मैं पहले सेक्शन एक साथ रह जाएगा मेरा, और यदि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसको छोड़ के आगे निकल जाऊंगा। पहले मैं अगले 1 से 1.5 घंटे के बीच में वही काम करूंगा जो मुझे सबसे पहले आता है, क्योंकि इस टाइम पे मेरी स्पीड भी ज्यादा होगी, मेरी क्लियरिटी भी होगी, और मुझे हर क्वेश्चन बहुत तरीके से आता होगा, तो मुझे काटा पीटी भी नहीं करनी पड़ेगी। समझ गए? तो सेक्शन 26 से लेकर 31 के सेक्शन सी के क्वेश्चंस के लिए मैं यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसी ऑर्डर में कर दूंगा। जैसे मुझे पहले 27 आ गया, फिर मुझे 31 आता है, फिर मेरा थोड़ा सा दिमाग चला तो 30 भी आ गया, फिर 29 आ गया। अभी मेरा 28 क्वेश्चन बचा हुआ है जो मुझे नहीं आता है। इसके अलावा मेरा कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है बेटा? 26। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस के लिए बाद में जगह छोड़ दूंगा, फिर मैं सेक्शन डी डालूंगा। अब सेक्शन डी के क्वेश्चंस पे मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे मैं आगे चलता चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं फटाफट वो क्वेश्चन सबसे पहले कर लूंगा जो मुझे आते हैं। अब इस तरह से करते करते आप चले गए। अब दो बातें और ध्यान रखो, इस चीज को अभी हटाता हूं, पहले क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। तो इस तरह से आप करते चलेंगे, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसका जो ऑप्शन आ रहा है आपको आता जा रहा है, करते जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए वहीं जगह छोड़ देना। 14 के बाद 15 के लिए जगह छोड़नी है, ये बात मैं बोल चुका हूं आपको। ये आ गया आपका सेक्शन ए खत्म। अच्छा, इसमें भी एक बात ध्यान रखो, 19th और 20th क्वेश्चन आपका हमेशा इस तरह का आएगा। एक स्टेटमेंट दिया होगा और दूसरा स्टेटमेंट बी दिया होगा। स्टेटमेंट को ए बोला जाता है जिसको वो असर्शन बोल रहा है कि ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन वाले सवाल। इसमें ये चारों ऑप्शन भी फिक्स हैं। आप 19th क्वेश्चन का देखो, 20th का देखो, 11 मार्च से पहले जितने सब्जेक्ट के पेपर हो जाए उन सबके लॉजिक देखना, सबका सेम है। Both assertion and reason are true and reason R is correct explanation of assertion A। मतलब जो स्टेटमेंट A में बात बोली गई है वो स्टेटमेंट 2 से जस्टिफाइड होती है, स्टेटमेंट 2 उसका सही एक्सप्लेनेशन है। पहला ये होता है। फिर दूसरा आता है both assertion and reasons are right। बातें तो दोनों सही हैं, पर इस रीजन की मदद से आप assertion को नहीं समझा सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी क्वेश्चन में असर्शन में बोल दिया गया कि भैया इन 3 पॉइंट्स का जो आपका एरिया है वो इतना आ रहा है। ठीक है, और रीजन में दिया गया कि किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो एरिया वाली बात मिड पॉइंट से निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। इसका मतलब वो स्टेटमेंट सही है, नीचे वाला स्टेटमेंट भी सही है, पर वो इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और यदि एरिया वाली बात बोलनी होती तो वो फॉर्मूला लिख के दे देता कि भाई ये वाला फॉर्मूला लगाने से आपका एरिया निकल के आ जाता है। तो बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट, यदि रीजन में जो पॉइंट दिया गया है वो ऊपर वाले को सही से रेक्टिफाई कर देता है, क्लियर कर देता है, तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों सही, और आपका एक्सप्लेनेशन भी सही होगी। यदि एक्सप्लेनेशन सही ना हो तो बी ऑप्शन लीजिए। अच्छा, जरूरी थोड़ी कि दोनों सही हो, तो हो सकता है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। मतलब ये बात तो सही बोली गई है, ये गलत बोली गई है, तो ये सी ऑप्शन चूज करेंगे। और जो यहां पर कैलकुलेशन दिखाई गई है वो गलत है, पर हाँ नीचे जो रीजन वाली बात बोली गई है वो सही है कि यदि किसी भी कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट, 2 कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला ही लगा होता है। तो यदि वो बात सही बोली गई तो आप चौथा ऑप्शन चले जाएंगे। तो आप देखेंगे इस तरह से आपके पास जितने भी पॉसिबल केसेस है उन्होंने दे दिए हैं कि ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों गलत हो जाए, ये भी गलत है ये भी गलत है, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कोई पांचवा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, दोनों सही हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। ठीक है, चलो, तो यहां तक के 20 तक के क्वेश्चंस में आपको ये सब फिक्स मिलेगा और हर सब्जेक्ट में सेम मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन में देखो, जब मैं मैथ्स पढ़ाता था तब आपको बोलता था ये प्रूफ का क्वेश्चन हमेशा आता है, आएगा ही आएगा, 2 नंबर में आ जाए 3 नंबर में आ जाए, फिक्स नंबर होते हैं। हर वो बच्चा जो फेल होने की कगार पे रहता है वो इस तरह का क्वेश्चन करके जाए, पास हो जाएगा। 20 में से आप 15-17 नंबर तो वहां ले आएंगे, यहां पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आपसे हो जाएगा, क्योंकि फिक्स है ना, पैटर्न फिक्स कर लो, आप रट के चले जाओ तो ही आप पास हो जाओगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो और आएगा ही आएगा।
11 मार्च के बाद 11 मार्च की शाम को हम मिलेंगे, और जब हम मिलेंगे तो आप देखेंगे कि क्या ये हम सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए, और ऐसा क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 11 मार्च को हम जरूर मिलेंगे और हम देखेंगे कि क्या हम ये सही कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। ठीक है, ओके। सेकंड चीज, कई क्वेश्चन होते हैं जो नहीं आ रहे, नहीं आ रहा हटा दो। अच्छा, जब भी क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करना है, मान लो करते करते मुझे 14th क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं अपने क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से उस पे सर्कल मार्क कर दूंगा। तभी मैंने 13th करा, 13th के बाद मुझे ये पढ़ के नहीं समझ में आया तो मैं 15 पे चला जाऊंगा और 14 पे सर्कल मार्क कर दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर आप कॉपियां चेक नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे कि क्या मैंने इसका क्वेश्चन कर दिया है, नहीं करा है, तो फिर मैं क्वेश्चन कॉपी में जाके देखूंगा। पेपर में 38 क्वेश्चन पास पास लिखे होते हैं, कॉपी में लगभग 32 पेजों में लिखे होते हैं, वो जो वहां पर 8 पेजेस में लिखे हैं। समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लॉजिकली यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस पर सर्कल मार्क करते जाइए और आगे चलते जाइए। यह हो गया आपका सेक्शन बी। सेक्शन सी, सेक्शन सी में भी वही, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर सर्कल मार्क जरूर कर लीजिए पेंसिल की मदद से। पेंसिल से कीजिएगा ताकि जब वो हो जाए तो आप इरेज कर दो, ताकि बार बार क्रॉस चेक करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया। कई बार इंटरनल चॉइस भी आती है, जैसे 24 में इंटरनल चॉइस आ चुकी है, तो अब आपको इन दोनों में से एक करना है। ऐसा नहीं कि 24 और 25 में से इंटरनल चॉइस है, 24 के 2 क्वेश्चन में से इंटरनल चॉइस है। और आप एक चीज पूरे पेपर में देखिएगा, इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन सेम चैप्टर से होता है हमेशा, ताकि चैप्टर का जो वेटेज है वो फिक्स रहे, चैप्टर का वेटेज फिक्स रहे, तो सेम चैप्टर से होगा हमेशा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट भी कई बार अलग अलग लगा देते हैं, कई बार सेम कॉन्सेप्ट, जैसे इसमें वैल्यू बेस्ड है, ये भी वैल्यू बेस्ड ही है, तो आपको कुछ ना कुछ करके वैल्यू तो याद करनी ही होगी। ठीक है, नीचे वाले में देखो, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो ये भी सरफेस एरिया वॉल्यूम से ही रिलेटेड होगा। क्लियर? यहां पर ये 2D का है, सॉरी, तो ये सर्कल वाले पार्ट से आ गया, तो दोनों ही सर्कल वाले पार्ट से। क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस हमेशा सेम चैप्टर से आएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा जब इंटरनल चॉइसेस आपकी 2 अलग अलग चैप्टर से दे दे। क्लियर? चलो, तो यहां पर आपका सेक्शन बी खत्म हो जाएगा और आपका सेक्शन सी चालू हो जाएगा। इसमें भी डिटेलिंग यहां लिखा होता है कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, राइट साइड पर भी लिखा होता है। क्वेश्चन बहुत तरीके से पढ़िए और उसके बाद आपको आंसर बनते चले जाएंगे। एक जानकारी जो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन करते टाइम, जैसे 26वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप सवाल करते गए, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। तो इसमें आप कई बार क्या करना है, ये चीज भूल ही जाते हैं। यदि वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम के आंसर को लास्ट में तरीके से लिखिए। आपने एलसीएम लिया, एचसीएफ लिया, 12 आ गया, मान लो कुछ भी आया, तो अब आप 12 करके छोड़ देंगे कि एचसीएफ बराबर 12। नहीं, उसने एचसीएफ पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन की जानकारी के अकॉर्डिंग वो जानना चाहता था कि कितने रूम अलॉट होंगे पर ग्रुप को, तो आपको ये लाइन लिखनी है। So 12 rooms are required if each group will be allotted a room. तो 12 rooms टोटल रिक्वायर्ड होंगे, ये बात आपको लिखनी है तरीके से। यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान रखना कि लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में आपको जो डिटेलिंग उसने मांगी है उसके हिसाब से ही आंसर लिखना है। सिर्फ आंसर लिख के मैं छोड़े 12 रूम्स, यदि आपने ये 12 रूम्स लिखा तो एक्चुअली आपको इसकी तरह यूनिट के भी आधे नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन मैथ्स का पेपर जो होता है वो बटा होता है हर चीज में, तो ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स का भी आधा आधा नंबर होता है हर क्वेश्चन में। जैसे इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगी, पर इसमें है डिजिट्स वाले सवाल में, तो फिर यहाँ पर यदि आपका कोई यूनिट रिक्वायर्ड है तो जरूर लिखना होगा। ये हो गया, ये हो गया। इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन आ ही गया, मैंने आपको बता दिया। देखो सेम चैप्टर से है, सर्कल से है। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का आ गया। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन एक 3 नंबर में आ जाता है, कई बार 5 नंबर में आ जाता है, कई बार दोनों में आ जाता है, तो वेटेज पे डिपेंड करता है। सेक्शन डी आ चुका है जहां पर आपके इंटरनल चॉइस के 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन होता है। देखो 32 में है और अगला 34 में भी इंटरनल चॉइस है। सेम चैप्टर है, वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ दिस, और अगला वाला जो है अ टेंट इज इन अ शेप, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम का सवाल है, ये भी सरफेस एरिया वॉल्यूम का सवाल है। तो आपकी जो होती है इंटरनल चॉइस हमेशा सेम चैप्टर से होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आ जाता है आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन जिसमें केस स्टडीज होती हैं। ये देखो एक चीज ध्यान रखना, केस स्टडी के क्वेश्चन में उन्होंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का दिया है, इसको यहां मेंशन भी करा है। सेकंड क्वेश्चन जिसमें इंटरनल चॉइस है उसको 2 मार्क्स का दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। बच्चे इसमें क्या कहते हैं कि सर इसमें ना
हम थोड़ी कैलकुलेशन दिखाएं कि नहीं दिखाएं। वैसे तो एक नंबर में कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बट क्योंकि इसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी है तो आपको, मुझे तो लगता है कि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखा देनी चाहिए कि आपने एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला यूज करा। भले आप उसकी कैलकुलेशन पूरी मत दिखाओ, फॉर्मूला बताओ, वैल्यू प्लेस करो और फिर डायरेक्ट आंसर निकाल दो, कोई मना नहीं करेगा। एक नंबर के लिए मैं 4 पेज तो नहीं भरने वाला, तो एक नंबर के लिए मैं 2-4 लाइनें भर सकता हूं, उतना मेरा अधिकार भी है, इतना टीचर एक्सपेक्ट भी कर सकता है आपसे, तो आप कर दीजिए। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आप 4-5 लाइनों से ज्यादा नहीं भरेंगे, कैलकुलेशन जितनी हो सके खा जाइए पर गलत मत कीजिए। ठीक है, और इस तरह से तीसरा क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। जो क्वेश्चन छोटा है उसमें कम मार्क्स, कम उस तरीके से करूंगा, कम लाइंस फिल करते हुए। जो क्वेश्चन मेरा बड़े नंबर का है मैं उसमें ज्यादा लाइंस फिल करूंगा। कॉमन सेंस है, फॉर्मूला उतना, कैलकुलेशन दिखाना, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये केस स्टडीज के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एक इस तरह के कई बार डायग्राम आते हैं, कई बार काम के होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ये डायग्राम किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो केस स्टडी में जरूरी नहीं है कि हर बार जो डायग्राम आए काम का है। अब जैसे इसमें है तो इसमें बोला हुआ है कि GHDC, अब ये सब पॉइंट है यहाँ पर, DAHIJGKF, तो इन सबके पॉइंट्स के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल होते हुए भी आपको यहाँ कोऑर्डिनेट मार्क्स नहीं करेंगे, पर उसने सारी डिटेलिंग तो यहाँ दे दी आपको, क्वेश्चन में दी है, बट फिर भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये स्ट्रेट लाइन में है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा होगा आपसे, तो इस तरह से। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन, अक्सर टाइम ये क्वेश्चन आपका किसका आता है बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, अक्सर टाइम। और होने के केस में आपका ये क्वेश्चन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आप केस स्टडी कर भी रहे हैं तो ये डायग्राम बना लिया कीजिए, उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ अरे आपने चीजें करी है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाता है क्वेश्चन पेपर खत्म। अब इसमें कुछ अच्छी बातें बता देता हूं मैं आपको। आप एक बात सोच के देखिए, आपके पास है 5 सेक्शन, 5 सेक्शन आपके पास है, 3 घंटे आपके पास है, 3 आवर्स को यदि मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं तो 180 है। इसका मतलब हो गया हर सेक्शन को करने के लिए आपके पास लगभग 36 मिनट्स होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चंस आपको 30 मिनट्स में कर लेने चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट की बात होती है कि 30 मिनट्स में आपके ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, सेक्शन बी के क्वेश्चंस जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं वो इसी 1 आवर में कंप्लीट हो जाने चाहिए, मतलब इसको 20 से 25 मिनट्स तक मैं देना चाहूंगा। और अच्छा वही बच्चा है जो सेक्शन सी का किसी एक क्वेश्चन पर पहुंच जाए इसी 1 घंटे के अंदर, यहां के मेरा 1 आवर कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब इसका एक क्वेश्चन तो मेरा हो जाना चाहिए। यदि आप इस स्पीड से कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका पेपर छूटने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा ये भी अभी समझाऊंगा, पर पहले मैं बता देता हूं। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन सी के बचे हुए 5 क्वेश्चन, वो मैं अगले 30 मिनट्स में भी कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। 30 मिनट्स में कर लेता हूं मैं ये काम। ठीक है, 30 मिनट्स में कर लूंगा मैं ये काम। इसके बाद भी सेक्शन डी के 4 क्वेश्चन है और इनको करने के लिए मैं 1 आवर पूरा कंप्लीट लूंगा तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब तक मेरे 2.5 आवर्स कंप्लीट हुए हैं और मुझे लगता है यदि 4 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं तो मैं 30 to 40 मिनट्स में कर लूंगा, तो मेरे 20 मिनट यहां भी बच जाएंगे। यही टाइम सेविंग है। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो प्लीज लेफ्ट राइट ना देखें, किसी को बताने में ना रह जाएं, किसी से पूछने में ना रह जाएं, जब तक आप अपना पेपर ना कर लें। किसी को कोई दोस्ती नहीं निभानी, भाई बहन कोई भी बैठा हो चुपचाप अपना पेपर करके जाइए। तो यहां तक यदि आप टाइम मैनेज कर रहे हैं तो इसके बाद सेक्शन ई को करने के लिए आपके पास इनफ टाइम होगा। यदि आप 30-40 मिनट्स में कर लेते हैं तो यहाँ के 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लगभग 50 मिनट्स आपको मिलेंगे इन 3 केस स्टडीज के लिए, और 50 मिनट्स मिलेंगे जिसमें आप बड़े आराम से कंप्लीट करने के बाद एक बार पूरा पेपर चेक कर सकते हैं आपने सारे क्वेश्चन करे या नहीं करे। दूसरा, कई बार क्वेश्चंस में ग्राफ मिल जाता है, कोशिश कीजिए कि ग्राफ वाले पार्ट को आप छोड़ दें, ग्राफ नहीं करना है, अवॉइड करो ना जितना हो सके। ग्राफ अवॉइड करके हम सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राफ बनाना भी क्योंकि अपने आप में एक आर्ट है, यदि आपने नहीं करा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से टाइम मैनेज कर लीजिए। अब टाइम मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी जरूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको पेपर पहले मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर आपके हाथ में होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी अब ये प्रोवाइड करता है या नहीं करता ये थोड़ा सा देखना होगा, बाकी 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। बच्चा क्या करता है, इसमें पहले 20 क्वेश्चन पढ़ने लग जाता है।
यदि आप थोड़े से कम से बच्चे हैं, आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन या चीजें याद नहीं रहती, तो आप ये 20 क्वेश्चन पढ़ें। पर यदि आप थोड़े भी बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चों की कैटेगरी में आते हैं तो पहले 20 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आपको क्वेश्चन स्टार्ट ही 21 से करना है, 38 तक करना है। हर क्वेश्चन पर आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूं। 22, 23, 24। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो इन क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते एक पेंसिल यूज कीजिए, और जैसे 22nd क्वेश्चन मेरा लीनियर पेयर का है तो मैं एलपी लिख दूंगा, ताकि मुझे दिमाग में आ गया कि बस अब ये लीनियर पेयर पे घुसेगा। 23 क्वेश्चन यदि मेरा क्वाड्रेटिक का है तो मैं क्वाड्रेटिक लिख दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल से लिख दीजिए, उस पर क्वाड्रेटिक का है। 25 क्वेश्चन मेरा कोऑर्डिनेट का है तो मैं कोऑर्डिनेट लिख दूंगा। और ज्यादा अच्छा यदि मुझे समझ में आ गया कि मिड पॉइंट पे जा रहा है तो मिड पॉइंट भी लिख दूंगा। मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट स्टेटमेंट से हो जाएगा मेरा काम। जितने डिटेलिंग आप उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही उसमें लिख देंगे कि भैया इसमें ये करना है। याद रखिए, कई बार होता क्या है, पहली बार जब मैं 34th क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मुझे याद होता है कि यार इसमें ये करना है, पर जब मैं 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उस क्वेश्चन नंबर 34 पे जाऊंगा तो मेरा दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका होगा, कई बार मेरा दिमाग नहीं चलेगा। तो पेपर में जब आप पढ़ने के वो 15 मिनट्स मिलते हैं तब प्लीज ये किया कीजिए कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए साथ साथ उसमें मार्क कीजिए कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है या किस टॉपिक का है। जितना डिटेलिंग आप पहले 2 मिनट में 1 मिनट में पढ़ लेंगे उतना आपका काम हो जाएगा। देखो आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, 38 क्वेश्चन है, इनमें से 20 आप हटा चुके हैं, तो आपके पास 18 क्वेश्चन है जिनको पढ़ने के लिए आपके पास 20 मिनट्स है, सॉरी 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स है। मुझे लगता है 15 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि मैंने लास्ट पेपर जब बच्चों का लिया था उन्होंने कहा कि सर 15 मिनट तो बहुत ज्यादा है, हम 10 मिनट में पेपर पढ़ चुके हैं। उन्होंने ये बातें ध्यान नहीं रखी कि कुछ चीजें नहीं लिखी, पर यदि आप देखते हैं तो मुझे सबसे पहले तो यही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार 18 में से 12 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन तो मुझे पूरे अच्छे से आते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। पहले 14 क्वेश्चन आप बहुत तरीके से कर देंगे, बचे 4 क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी है वो कर लेंगे। ये 20 क्वेश्चन आपको उसी 30 मिनट में पढ़ने भी हैं और सॉल्व भी कर लेने हैं, क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा ऐसा दिमाग लगाना नहीं होता, तो इनको पढ़ने नहीं बैठेंगे हम। पहले 20 क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ने बैठेंगे, क्लियर। पहले 20 क्वेश्चन को हम हाथों हाथ पढ़ेंगे, हाथों हाथ सॉल्व करेंगे, इसमें 30 मिनट लग जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे पहले और उसके बाद हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको सबसे लास्ट में करना है, कई बच्चे ये भी काम करते हैं, सेक्शन बी से क्वेश्चन पेपर करना चालू करते हैं, सेक्शन ए को बीच में कहीं घुसा देते हैं। नहीं, सेक्शन बी कर लिया, सेक्शन सी कर लिया, उसके बाद सेक्शन ए कर, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना। सेक्शन ए पहले चाहिए तो पहले ही लिख दो ना, 20 लाइनें तो छोड़नी है, ठीक है। तो ये बातों का ध्यान रखिए, आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको सिखा दिया है कि इन चीजों का ध्यान रखिए कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए। यदि आप इस तरह से करते हैं तो यकीन मानिए 11 मार्च 11th मार्च जो आपकी डेट है ना, 11th मार्च 2024, यकीन मानिए इसकी शाम को आप बहुत खुश होंगे, वादा है मेरा आपसे। यदि आप जैसा मैं कहता हूं वैसा करते हैं तो ये शाम आपके लिए बहुत यादगार रहेगी कि पेपर के बाद आपको हेडेक नहीं होगा, आप रो नहीं रहे होंगे, या अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को ये एक्सक्यूज नहीं दे रहे होंगे कि पापा मेरा तो पेपर छूट गया, पापा पेपर बहुत लेंदी था। ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक अच्छी बात भी बता देता हूं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, टेबल्स को थोड़ा सा पढ़ जाइएगा। टेबल्स 2 to 20 या 25 तक जितना आप पढ़ सकें। एक स्क्वायर याद कर लीजिए, स्क्वायर आप 1 से लेकर 25 तक या 30 तक स्क्वायर जितना आप याद कर सकते हैं थोड़ा सा याद रखिए, और क्यूब्स भी याद रखिए 1 to 11। ये चीजें यदि आप याद रख लेते हैं तो यकीन मानिए कैलकुलेशन आपकी और थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और इस डेट को याद रखिए, हम जब इस डेट पर मिले शाम को तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट डाले कि सर ये क्वेश्चन तो मेरा बन गया, इसका ये आंसर आ रहा है, इसका ये आंसर आ रहा है, कि ध्यान रखिएगा हम करेंगे इस पेपर को स्टैंडर्ड भी बेसिक भी, और जब हम करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ यार सर हमारा तो सारा क्वेश्चन पेपर बन गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस डेट की शाम को जब हम मिले तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, कोई भी बच्चा ये ना कहता मिले कि नहीं सर मेरा तो पेपर छूट गया, ठीक है। तो इन छोटी छोटी जानकारियों को ध्यान में रखिए, जितना हम कर सकते हैं। देखो हमने तो उतना कर दिया, पढ़ाने से लेकर जानकारियां देने से लेकर सब कुछ। अब आपके ऊपर है कि आप अपना आउटपुट कैसे देते हैं, हमारे जो हमने आपको सिखाया उसको कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं आपके पेपर वाले दिन। अच्छे से सोइए,
ठीक है, पेपर से एक दिन पहले अच्छे से सोइए, सुबह उठ के एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, जब आप पढ़ते हैं तो हर छोटी छोटी चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, अब आपके ऊपर है सब कुछ, तो ध्यान रखिए, दिमाग में पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, चलो, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ ताकि पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।